So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. तो आज आप लोगों को क्या करना है पता है? Today you have to do one thing. ठीक है, आपको मैं ना 10 से 15 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो 10-15 मिनट के बाद आपको मुझे ये बताना है कि मतलब कैसे पढ़ाया, मैं ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसमें क्या कमी थी। और यू शुड आस्क क्वेश्चन कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ। सारे लोग आज मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते उतना पूछेंगे, ठीक है। ओके, ईशान, संधू, Yes, sir. मारिया, पल्लवी, Yes, sir. राजश्री, ऋतिक, Yes, sir. सुमिरन और सुनिधि, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज तुम लोग मेरा टेस्ट ले, ठीक है। देखते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ। चलिए, so once again, good afternoon, all of you. Today I am going to deal with residence and tax liability. Okay. So the first of all, or most important thing is that we should understand the time duration. It means that assessment year and previous year. What it means that assessment year or previous year, which is time duration of 12 months, started from 1st April to 31st March. See, assessment year is the time duration which is started from 1st April 2020 31st March 2021. Okay, which is yet not completed. But in the question we have to write down all the time computation of taxable income from Mr. Ram for the assessment year 2020. Previous year, before this 12 month, the time duration, which is 1st April 2019 31st March 2020. So this is the time duration of previous year, and we in income tax always calculating on the basis of previous year. Okay. So see, an SSC may earn his income in India or outside India or both places. Which income is assessable in India depends on the residential status of an SSC. Okay. तो ये जो SSC की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो SSC है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो टैक्स क्यों पे करेगा? अगर उसकी इनकम or her income cross the limit, there is a certain limit up to 2,50,000,
still अगर आपकी इनकम साल की 2,50,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, 5 लाख, 2,50,000 to 5 lakh, तो वहां पे 5% at the rate of 5% you have to pay tax। 5 lakh से 10 lakh में 20% at the rate of 20%, और 20 lakh and above है, 10 lakh and above है तो 30%। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल एसएससी जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम रेसिडेंस ऑफ एसएससी, द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। सी टोटल इनकम की जो बात कर रहे हैं, इट मींस दैट देयर आर 5 हेड्स: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड को ऐड करने से ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है, और जब हम उसमें डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमको टोटल इनकम मिलता है ऑफ एन एसएससी along with his residential status is determined with reference to his residence in India in the previous year। ठीक है, तो for determining residential status, ठीक है, initially we have to check some of the basic condition and some of the additional condition। Residence and citizenship are two different aspects। सी देखिए, ये जो रेसिडेंस है इट मींस दैट कि हम आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं वो बेसिक और एडिशनल कंडीशन पे बेस्ड होता है। अगर इफ यू फुलफिल योर बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन, योर रेसिडेंशियल status will be ordinarily resident। बट जो सिटीजनशिप है वो हमेशा ही सेम होती है। सिटीजनशिप के लिए आप अगर किसी प्लेस पे, मेरे दादाजी और मेरे पापा जहां पैदा हुए, ठीक है, तो मेरी सिटीजनशिप हमेशा वहीं की रहेगी, तो वो चेंज नहीं होती, लेकिन आपका रेसिडेंस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। The incidence of tax has nothing to do with citizenship। ठीक है, तो टैक्स का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, see there are 3 residential status। First one is ordinary resident। Types of resident divided into category: resident and non-resident। ठीक है, and resident again there are 2 types: ordinary resident or not ordinary resident। ठीक है, so there are 3 types of resident: ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident। Non-resident it's also called NRI, non-resident of India। ठीक है, अब देखिए ये है बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में क्या बोल रहा है? he or she is in India in the previous year for a period of 182 days or more। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइम ड्यूरेशन है प्रीवियस ईयर का, इसमें कोई भी 182 डेज, ठीक है, 182 डेज की जो हम बात कर रहे हैं, साथ में इन अ ईयर देयर आर 365 डेज। ठीक है, और ये 365 डेज में कोई भी 182 डेज हो सकते हैं। ठीक है, he has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year। देखिए, इसका ये मतलब है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके पहले के 4 साल। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम 1 अप्रैल 2019 1 मार्च 2020 के पहले 4 साल अगर बात करें, तो 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019।
1st April 2017 to 31st March 2018. 1st April 2016 to 31st March 2017. 1st April 2015 to 31st March 2016. तो ये जो 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, इन 4 सालों में कोई भी 365 डेज, तो अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि वो इन अ ईयर 365 डेज में कोई भी 182 डेज, और सेकंड बेसिक कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज, यानी ये जो प्रीवियस ईयर है इसमें 60 डेज, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 इयर्स में 365 डेज। ठीक है, तो दिस इज 2 ऑफ द बेसिक कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो 60 डेज बोल रहा है इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ कंडीशन में 60 डेज लगते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन अगर कंडीशन है तो उसमें इंस्टेड ऑफ 60 डेज 182 डेज कंसीडर होते हैं। वो कौन से केस हैं? वो ये केस है, एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया and leaves India in any previous year for the purpose of employment। अगर आप रोजगार के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाते हैं और as a member of the crew of Indian ship, अगर आप crew के इंडियन शिप के मेंबर, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शनल कंडीशन की अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर तो must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। तो इस कंडीशन में इंस्टेड ऑफ 60 डेज आपको 182 डेज लगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शनल। एंड अनदर एक्सेप्शन इज दैट if any citizen of India or a foreign nation of Indian origin, okay, who is living outside India comes on a visit to India in the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। तो अगर मेरे पापा और मेरे दादाजी अनडिवाइडेड जो पहले हिंदुस्तान पूरा एक हुआ करता था, फिर पार्टीशन के बाद डिफरेंट हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, बांग्लादेश को भी लेते हैं उसमें। तो ये जो पहले जो था वो अनडिवाइडेड, वहां पे अगर किसी के फादर, उनके दादाजी, उनके परदादाजी अगर पैदा हुए, ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिन है वो क्या होगी? इंडिया की इंडियन ओरिजिन होगी। ठीक है, तो अगर वैसा कंडीशन है और अगर आप बाहर चले गए और आप विजिट करते हैं, जैसे कई प्लेयर्स होते हैं जो खेलने के लिए इंडिया में आते हैं, हमारे इंडिया के प्लेयर्स भी बाहर जाते हैं। ठीक है, और जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं जो फिल्म मूवीज वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, कई आर्टिस्ट होते हैं जो फॉरेन विजिट करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इंस्टेड ऑफ 60 डेज 182 डेज लगे। ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्शनल ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन। देन एडिशनल कंडीशन, he and she has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous। तो इसमें ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके पहले के 10 साल। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, वैसे 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
इन 10 सालों में कोई भी 2 साल, ठीक है, आपको क्या करना है, लिव इन इंडिया, ठीक है, ही शी हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, ठीक है, और he she has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous year preceding the relevant previous year, और ये जो 7 साल है, ठीक है, ये जो 7 ईयर है इसमें आपको 730 डेज, ठीक है, तो ये जो 730 डेज है वो कैसे भी हो सकते हैं, आप इनिशियली रहे फिर ब्रेक हो गया फिर आए गए तो उसमें काउंट करना पड़ेगा स्टे इन इंडिया, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट एट द एंड ऑफ टाइम कि वो 730 से मोर देन है कि लेस देन, ठीक है। तो ये 2 बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशन है, इसके बेसिस पे ही रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द अबव बेसिक कंडीशन, एनी वन ऑफ द, या तो ए कर ले या तो बी कर ले और या तो दोनों कर ले, आल्सो सेटिस्फाई अपोजिट बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है, या तो कोई भी एक बेसिक कंडीशन कर ले या बोथ कर ले, लेकिन एडिशनल कंडीशन जो है वो बोथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो he or she is said to be ordinary resident if an individual satisfy any one of the above basic condition A or B and also satisfy opposite both of the additional condition, ठीक है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर if any individual satisfy any one of the above basic condition A or B but does not satisfy 2 additional condition, he she is said to be not ordinary resident। अगर वो बेसिक कंडीशन कोई भी एक फुलफिल करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। And last one is non-resident if an individual not satisfy any one of the above basic condition, A or B does not satisfy his residential status will be non-resident in India, ठीक है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, मृणाल माधवन, ये अपनी क्लास का है क्या, मृणाल अपनी क्लास का है, बोलो ना, मृणाल अपनी क्लास का है, सर पता नहीं तो फिर डिनाई कर दो, ठीक है, तो थैंक यू। if you are having any question please tell me। as far as slide is concerned, उसमें कुछ आपको कमी दिखी स्लाइड में, कैसा था स्लाइड, स्लाइड देखो इसमें कुछ आप लोगों को विजिबल है ये, यस सर, ये इसमें कुछ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कुछ दिख रहा है क्या, कोई कमी वैसी दिख रही है आप लोगों को, if you are interested to suggest me please, it's my request to suggest me। all okay, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अरे बड़ा मुश्किल हो गया, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब, चलो चलो क्वेश्चन पूछो एक एक करके। वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा था, हाउ इज माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं बहुत स्पीड था, स्लो था, ओके था, कैसा था,
अरे बोलोगे भाई? हाँ मारिया बोलो। सर ठीक था। ठीक था। अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे तुम लोग ना कुछ मेरा भला नहीं करोगे लग रहा है। ईशान संधू बोलो। हाँ ईशान बताओ। सर अच्छा था। नहीं बेटा, मेरे को अच्छा नहीं सुनना है, मेरे को अपनी बुराइयां, मेरे को कमी, क्या मेरा कुछ कमी बता सकते हो तो बताओ, अच्छा नहीं सुनना है मेरे को। पल्लवी। Yes, sir. हाँ बोलो पल्लवी। No, sir, I'm just responding. हाँ व्हाट हैपेंड? No, sir, मैं respond कर रही हूँ. अच्छा ओके, तो टेल मी इफ यू आर हैविंग सम सजेशन टू मी। प्रज्ञा। प्रज्ञा आप बताओ। सर ठीक था सर। ठीक था बेटा, मैं अच्छा करने के लिए क्या करूं? ऋतिक। यस सर. हाँ आप बताइए ऋतिक जी। सर नो आइडिया सर. अरे सुमिरन। सर अच्छा था, बस आप अगर हर एक स्लाइड के बीच में हल्का सा पॉज लेके थोड़ा सा और थोड़ा टाइम लेते तो. ओके ओके, थैंक यू सो मच सुमिरन। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? सर इन मोर सिंपल वर्ड्स अगर आप बता. मोर सिंपल, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज कर रहा था क्या वर्ड? सर लाइक इंग्लिश. इंग्लिश में देखो बेटा, इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है ना उस पे तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, एसएससी, यही सब टर्म है। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है मैं उसको सिंपल नहीं कर सकता। असेसमेंट ईयर को असेसमेंट ईयर ही बोल पाएंगे, उसको सिंपल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑल्दो यू आर हैविंग गुड सजेशन। एक क्या बोला तुमने, पॉज लेने के लिए बोला। ठीक है, स्लाइड चेंज करने के समय क्लॉज और सिंपल वर्ड, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोल रहा था क्या? सिंपल वर्ड्स। नो सर, जैसे जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा हल्का सा और सिंपल वर्ड्स में बता देते तो. अच्छा, और सिंप्लीफाई करके इजी वे में समझाना है, ठीक है। और कुछ सुमिरन? नो एक सर. सुमिरन ही है जो मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, और बाकी लोग सब कोई काम के नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तनुश्री। तनुश्री। तनुश्री तो बात ही नहीं करेगी लग रहा है। ठीक है, बोर्ड में जो मेरी राइटिंग है वो कैसी है? सर बोर्ड राइटिंग में तो मेरी अच्छा है। राइटिंग अच्छा नहीं सुनना है मेरे को, खराब होना था। क्या बोलते हैं, ये जो 10 कंडीशन थी, मैं 10 को सबको लिखूं क्या? सबको लिखूं या फिर ऐसे ठीक है कि सबको लिखूं? सबको लिखना चाहिए मुझे। नहीं सर वो मुझे इतना ठीक है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको लिख देना था मुझे, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके। ठीक है। अच्छा, वो जो मैं वैसे लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या मैसेज कन्वे करने का कोशिश की है?
समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? जो मैं स्लैश करके ऐसे लिखता हूँ 10 आउट ऑफ 2, ये सही है कि नहीं है? इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? और देखो वहां पे भी लिखा है 730 डेज 7 ईयर में, इधर 10 बताया 365 डेज 4 डे में ऐसे लिखा, ये सही है कि नहीं है? सर वो साइड वाला दिख नहीं रहा है। कौन सा बेटा? वो 730 वाला? यस सर। अच्छा, ठीक है। ऐसे तो मुझे भी यहाँ से दिख रहा है। तुमने वो किया है ना, मोबाइल को ऐसे किया है ना? सर वही थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा है साइड का। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ? हाँ ईशान, हाँ बोलो, तुम कुछ सजेस्ट कर दो। सर अगर एग्जाम्पल्स लेके आप समझाए तो। एग्जाम्पल? किसका एग्जाम्पल? मतलब सर कुछ भी आप अगर समझा रहे हैं तो कोई एग्जाम्पल लाइक कुछ, कैसे बताऊं। नहीं बताओ ना, अच्छा बता रहे हो, यही तो चाहिए मेरे को। एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम्पल बोलूं? जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ऐसे लाइक दिस? हाँ सर। और कुछ चलेगा? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल के अलावा?